लिखेंगे हम। क्वेश्चन ये है, क्या कारण है? कारण है कि सूर्य हमेशा चमकता रहता है। एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया संचालित होती है। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन यहां तापमान सरफेस का, सतह का और केंद्र का, और उसके बाद कुछ चीजें और देखेंगे जैसे उपनाम। तो हम यहां चर्चा करेंगे, इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम। क्या बोला आपसे? मैंने कहा सूर्य भी एक तारा है और तारे की ये विशेषता है कि ये स्वयं प्रकाशित होते हैं, एक विशेषता है ये। दूसरी ये है कि ग्रह और उपग्रह, इनके लिए तारा या सूरज प्रकाश का स्रोत बनता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सूरज हमेशा चमकता रहता है। तो हमारे दिमाग में जो पहला प्रश्न उठा हमेशा चमकने का, हम उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको ये आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि जो सूरज है वो विभिन्न परतों में बना हुआ है, गैसों की विभिन्न लेयर्स हैं। अब बाहरी परतों का प्रेशर केंद्र पर जा रहा है। जब बाहरी परतों का प्रेशर केंद्र की तरफ जाएगा तो केंद्र पर क्या हो जाएगा? आप सोच कर देखिए कि केंद्र पर क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होगा किस वजह से? वजह क्या होगी? घर्षण की वजह क्या होगी? वजह है इसकी संपीड़न बल। ठीक है, केंद्र पर संपीड़न बल होगा, और जब संपीड़न बल होगा, केंद्र पर संपीड़न बल होगा, और संपीड़न बल की वजह से क्या होगा? जो गैसीय अणु होंगे, उन अणु में क्या होगा? घर्षण होगा घर्षण नहीं। और इस घर्षण की वजह से केंद्र में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन किस में तब्दील हो रहा होगा? हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही होगी, और इस वजह से केंद्र में उत्सर्जित एनर्जी कहाँ निकल रही होगी? बाहर की ओर निकल रही होगी। देख रहे हैं आप? अब जो प्रोसेस केंद्र में चल रहा है, अर्थात उच्च दाब के कारण हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हमने क्या बोला? नाभिकीय संलयन बोला है। इसी को नाभिकीय संलयन बोला हमने। और इस नाभिकीय संलयन में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और यह ऊर्जा जब केंद्र से बाहर की ओर आती है, सूरज के सरफेस की ओर आती है, तो यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर केंद्र के टेम्परेचर की बात करें, केंद्र का टेम्परेचर कितना होगा? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और वहीं सतह की बात करें, इसकी बात करें तो टेम्परेचर कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। दो प्रश्न हमारे ये बन जाते हैं। केंद्र का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगली बात देखते हैं। अब जो टेम्परेचर बाहर सरफेस से निकल रहा है, जिस सरफेस से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस सरफेस को हमने एक नाम दिया है, और नाम क्या दिया उसे? फोटोस्फीयर। तो सरफेस को फोटोस्फीयर बोला। तो हमसे प्रश्न पूछा कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है। तो कितना टेम्परेचर है फोटोस्फीयर का? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फोटोस्फीयर का है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर यहां पर एक चीज और पूछी कि जो सरफेस है किसका? सूरज का जो बाहरी सरफेस है, इससे जो ऊर्जा निकल रही है,
इससे जो ऊर्जा निकल रही है, इसका अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम है सौर विकिरण। क्या कहते हैं इसे? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं इसे। इसका स्वभाव है, स्वभाव क्या है? ये सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश है वो लघु तरंगों में निकलता है, लघु तरंगों में उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये जरूर है। तो अब यहां बात करेंगे सूर्य का संगठन, सूर्य का गैसीय संगठन। हमने पीछे पढ़ा था सूर्य क्या है? एक तारा है। दूसरी बात देखिए, ये गैसीय पिंड है। ये बात आप याद रखेंगे कि तारे गैसीय पिंड होते हैं, ये बात याद रखेंगे आप, तारे गैसीय पिंड होते हैं। दूसरी बात देखिए, अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? संगठन की। संगठन में देखें तो नंबर 1 गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? लगभग 70%। नंबर 2 कौन सी गैस है? नंबर 2 हीलियम। और हीलियम कितने परसेंट है? नंबर 3 क्या करते हैं हम? अन्य गैस कर देते हैं। अन्य गैसें कितने परसेंट? 2%। ये कंपोजिशन है, ये संगठन है गैसों का, सूरज का। ये देखें आप, एक सवाल हमारा यहां से बनता है, एक सवाल यहां से बनता है। ये भी देखें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। जैसे नंबर एक सूर्य का प्रकाश का स्वभाव कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं इसे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। इसलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि प्रकाश निर्वात में भी क्या होता है? निर्वात में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है। और इसीलिए यह सूरज से आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात देखिए, ये जो सौर विकिरण, सूर्य से आने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं हम? सौर विकिरण। और पृथ्वी पर किस रूप में आता है? ये लघु तरंगों के रूप में आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद एक चीज और लिख दें, सौर विकिरण के लिए वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पारदर्शी होता है। अगला पॉइंट ये है, क्या प्रकाश की चाल देख लो। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड या 8.16 मिनट ये समय लगता है। तीसरी बात देखिए, सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है, करोड़ वर्ष। इसका मतलब यह है कि सूर्य गैलेक्सी की एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। सूरज आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, और आकाशगंगा की जो परिक्रमा कर रहा है उसकी चाल क्या है फिर सूर्य की? तो वो चाल सूरज की 220 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग है, इसलिए मैं 220 से 250 मैंने यहाँ लिख दी। स्रोत अलग अलग बता रहे हैं, कहीं 220 लिखा हुआ तो कहीं 250 लिखा हुआ है, तो मैंने 220 से 250 लिख दिया। जो जहाँ जैसा विकल्प आएगा हम देख लेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है?
15 करोड़ किलोमीटर। एक बात हो गई। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है आकार का अंतर। आकार का अंतर कितना आ रहा है? 13 लाख गुना आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है 13 लाख का अंतर है। इसका मतलब सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये कहिए पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना छोटी है।